आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर के अंदर होंगे, पढ़ाई करने के लिए सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम आप सभी लोग जान चुके हो और आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम आपको एक एक चीज बताएंगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये आती है कि जिस बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है बायो का, वो सबसे पहले उस वीडियो को देखे। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, उसे जाकर आप ओपन करिए और उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी मीन्स कि आप बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दी है, इसलिए उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों की रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन वर्ड शायद आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, 11th में भी सुना होगा, 10th में भी सुना होगा, है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या होता है मैम, ये अभी तक हमें सही से समझ में नहीं आया। तो हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर एक छोटे से डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने जैसे संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स की जैसा हम बात करें कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक मनुष्य या एक ऑर्गेनाइज्म की बात कर लो, कोई भी जीव या जंतु या ह्यूमन्स कोई भी अगर अपने जैसे संतान को जन्म दे तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात करो तो बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, इन विच ऑर्गेनाइज्म एंड प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर देमसेल्फ, है ना। मतलब कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो अपने जैसे ऑर्गेनाइज्म को ही जन्म देता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब हम वही थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे मैम आप तो बोल डाली लेकिन हमें समझ में तो आया होगा, लेकिन हम नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स वाली प्रॉब्लम जरूर होगी आपके साथ, इसलिए हम एक एक चीज आपको लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, हमने बताया आपको कि रिप्रोडक्शन इंग्लिश और हिंदी बच्चों दोनों लिख दिया जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism, ठीक है, in which organism, क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, प्रोड्यूस यंग वंस reproduction is biological process in which organism produce young ones, क्या बनोगे, offspring themselves, ठीक है, क्या बोलोगे भाई, आप इसके डेफिनेशन बताओगे, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर देमसेल्फ, है ना, यही बोलोगे, सिमिलर देमसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे देम के बाद सिमिलर भी होगा, ठीक है, सिमिलर लिख लो, सिमिलर देमसेल्फ होगा, ठीक है, सिमिलर देमसेल्फ। ओके, तो ये आपने डिफिनेशन लिख ली है। अब भाई यहाँ पे डिफिनेशन तो मैम क्लियर हो गया है, थोड़ा हिंदी में भी लिख दीजिए। तो हिंदी में क्या लिखोगे भैया, आप हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल दे रही हूँ, नोट कर लो। एक छोटी सा डेफिनेशन है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जानना ये जरूरी होता है कि जो आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो बेटा, इस रिप्रोडक्शन में आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जिसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों जीवन काल। ठीक है, जीवन काल, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवन काल। अब बच्चों यहाँ पे बात ये होती है कि ये लाइफ
बताओगे जीवन काल, लाइफ स्पैन का क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये होता क्या है ना। देखिए आप सभी लोग जानते हो कि हम अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होना कंपलसरी है। कोई ऐसा इंसान नहीं होता, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं होता जो जिसकी डेड नहीं होती। अगर उसने उसका बर्थ हुआ है तो उसका डेड होना कंपलसरी होता है ना। तो जो बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। आप बता सकते हो कि पैदा होने से मौत आने तक का जो समय होता है, उनके बीच का जो समय होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो कि देखनी कर पृथ्वी को, ठीक है, बर्थ से, ठीक है, डेथ तक में जो समय लगता है, ठीक है, बर्थ से जो डेथ तक में जो टाइम लगता है ना, उनके बीच का जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को भाई लाइफ स्पैन कहा जाता है। ठीक है, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन कहा जाता है या फिर जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, ये दो वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी चीजें तो समझ में आ गई मैम कि लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने आपको क्या क्या बताया, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया बच्चों, क्या हमने आपको बताया, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, एंड क्या बोला हमने, इन विच ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर दैन सेल्फ। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में आप बात करोगे बच्चों कि जन्म से मतलब कि हिंदी में आप क्या बात करोगे कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, एंड प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जनन कहते हैं, बोल दो, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपने बताया मैम कि लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है। तो लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या होता है, बर्थ से डेथ तक के बीच का जो टाइम्स होता है, जो समय होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइज्म का अलग अलग टाइप लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन एक अपवाद में ले लो कि एक अपवाद में है बच्चों कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो उनका कभी भी डेथ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं उनका कभी भी डेथ नहीं होता है, वो कभी भी मरते नहीं है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कि अमीबा को ले लो आप, है ना, जैसे कि आपने अमीबा को ले लिया, जब अमीबा का डिवीजन होता है, तो फिर से एक नई कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से ये कोशिका का निर्माण कर लेता है, तो इसका तो डेड होता ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अपवाद में है कि सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म का कभी भी डेथ नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइज्म है, ये जितने भी हम कह सकते हैं ह्यूमन है, ये जीव है, जंतु है, ये जितने भी एनिमल्स है, उन सभी का अगर बर्थ हुआ है तो डेथ होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म को छोड़ के ये आपका एक अपवाद में है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों कि किसका कितना लाइफ स्पैन होता है ना, जैसे कि सभी ऑर्गेनाइज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है ना। जैसे कि आप किसी का भी ले लो, है ना, जिसे हम मान लेते हैं कि आप ले लेते हैं एलिफेंट का, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन लगभग ज्यादा होता है, मतलब 16 से 19 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख दिया जा रहा है अभी, जैसे कि हमने एलिफेंट ले लिया, तो एलिफेंट का क्या होता है, 16 से 17 ईयर के बीच में होता है। ठीक है, मतलब कि 16 से 17 ईयर तक होता है। अब जैसे कि रोज को बात करें, देखो ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे भी जाएंगे आगे भी, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन लिखवा दे रही हूँ किनका किसका कितना होता है। बट आपके बुक में बहुत सारे दिए होंगे, तो उसे आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जितना हमने आपको बता दिया केवल आप उतना ही रिवाइज करोगे। फिलहाल मैं आपको लाइफ स्पैन बीच में बताती रहूंगी। ठीक है, बहुत सारी जगह ये सारी चीजें आएंगी, बट अभी जो जितना लिखवा रही हूँ उतना आप
कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एलिफेंट का इतना होता है। अब जैसे कि हम रोज की बात कर ले तो रोज का कितना होता है, तो रोज का जो होता है वो 5 से 7 ईयर्स, ठीक है। रोज का कितना होता है बच्चों, तो रोज का जो होता है वो 5 से 7 ईयर के आसपास होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा 5 से 7 ईयर के बीच में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डॉग को ले लो, तो डॉग का कितना होता है, डॉग का जो होता है वो 25 से 30 ईयर्स का होता है, ठीक है। सबका देखिए अलग अलग होता है। डॉग का कितना होता है, तो डॉग का जो होता है वो 25 से 30 ईयर होता है, ठीक है। देखिए सारे ऑर्गेनाइज्म की जी लाइफ स्पैन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ सारे कंट्री की भी हम बात करें तो वहां के भी ऑर्गेनाइज अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसकी होती है ना, कि मतलब कि सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसकी होती है, तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो ले लो वुमेन्स, या हम कह सकते हैं कि फ्रॉग, इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब जैसे कि लेकिन अलग अलग कंट्री में सबका अलग अलग होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ जैसे कि किसी को आप ले लो, एलिफेंट को ले लो, है ना। एलिफेंट जैसे कि यहाँ पे अगर रहेगा एलिफेंट, है ना, जैसे कि आपको आपकी यूपी में होगा, ठीक है, तो वहां का जो पर्यावरण होगा उस हिसाब से वो ढलता है, कैसे कैसे मैनेज करता है ना। लेकिन और किसी कंट्री में अगर वो होगा तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो अलग तरीके से है, तो इससे भी काफी फर्क पड़ते हैं हमारे लाइफ स्पैन में। जैसे कि आज के समय में क्या है कि अगर वुमेन लोग हैं, पहले के लोग क्या होते थे कि 100 क्रॉस कर लेते थे, है ना। भाई बहुत ज्यादा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन 100 क्रॉस कर लेते थे। आपने सुना होगा कि बहुत पहले हमारी दादी लोग जो हुआ करती थी वो 120 या 110 मतलब कि जी लेती थी, है ना, मैक्सिमम, है ना, मिनिमम नहीं बोल सकते, मैक्सिमम, है ना। मतलब 110 तक तो हो ही जाता था, मतलब 110 तक तो हो जाता था। बट अब क्या है कि अब मतलब कि आप वो देखोगे कि आप 16 ईयर्स की हो गया तो उनकी डेड हो गई, है ना। मतलब आपने देखे होंगे कि 45 या 35 ही ले लो, ठीक है, 35 हुआ नहीं, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगी, है ना। मतलब वो 60-70 के आसपास चले जाते हैं, उनका मतलब कि काम खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सारे देखिए एनवायरमेंट पे भी होता है, कुछ आपके पोषण पे भी होता है ना, कि हम कैसा खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, है ना, हम क्या चीजें खाते हैं जिससे हमारे लाइफ स्पैन बढ़े। देखिए ऐसा नहीं है कि लाइफ स्पैन किसी को बता के आता है, या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो ज्यादा मतलब बड़े घर के हों या ज्यादा अच्छा खाते हो उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं। देखिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही काम करती है ना। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जो अनयूज हो, है ना, मतलब जिनका यूज ना हो, तो सिंपल सी बात है कि आपका मशीन खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट है ना, जो हमारे जित भी हमारे ऑर्गेनाइज्म है, ठीक है, जो पार्ट है बॉडी के, तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप ज्यादा उसे प्रेशर करोगे, ज्यादा वो करोगे, तो वो भी खराब हो जाएगा। जब वो खराब हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, बहुत सारी वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लाइफ स्पैन से। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये डॉग का आपको 25 से 30 ईयर का हो गया, रोज का 5 से 7 ईयर का हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रूट लिली की, है ना, फ्रूट लिली आपने सुना होगा, तो फ्रूट लिली का जो लाइफ स्पैन होता है वो ओनली 2 वीक का होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका फ्रूट लिली होता है उसका जो होता है वो 2 से 5 वीक का होता है ना। इसका ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता, ये काफी जल्दी डेड हो जाती है। राइस प्लांट का ले लो, तो राइस प्लांट का भी क्या होता है 3 से 4 मंथ का होता है ना। राइस प्लांट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप राइस प्लांट की बात करो तो 3 से 4 मंथ में ही इसका काम समाप्त हो जाता है भाई, ठीक है। तो 3 से 4 मंथ इसका हो गया। बनाना को ले लो, तो बनाना का बच्चे 200 से 300 ईयर्स तक चलता है। इस प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बनाना का जो लाइफ स्पैन होता है भाई उसका 200 से 300 ईयर्स, मतलब कि बहुत होते हैं 200 से 300, है ना। तो इसका काफी ज्यादा होता है। हॉर्स का ले लो, तो हॉर्स का क्या होता है 60 ईयर्स, है ना। अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स का कितना होता है 60 ईयर्स होता है ना। ये मैंने आपको कुछ बता दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान देना है कि इतने सारे आपको सारे रिवाइज करना है। आप अपने से देख लीजिएगा, बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक होगी उसमें बहुत सारे दिए होंगे, आपको हम आगे भी बताते रहेंगे ये सारे लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ लाइफ स्पैन बताने का ये मतलब था कि देखिए अब लाइफ स्पैन रिप्रोडक्शन
हमारा जन्म हुआ, ये भी लाइफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ना, इसका प्रोसेस जो होता है वही होता है। तो यहाँ पे इसलिए लाइफ स्पैन बताना बहुत जरूरी था। तो लाइफ स्पैन का डिफिनेशन आप बता दोगे कि बर्थ से डेथ तक के बीच का जो समय है या जो टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन या जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि हमने आपको बताया कि एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कभी भी डेड नहीं होता है, वो क्या होता है कि आगे इसमें डिवीजन होता रहता है और नए नए सेल का निर्माण होता रहता है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी भी डेड नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर देमसेल्फ, है ना। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन के प्रकार की। इतना अगर आपने सबको समझ में आ गया तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको आगे बताएं। ठीक है, इसको रफ कर दिया जा रहा है अभी, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या तो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स आप बना लो। तो अब हम बात करते हैं भाई कि रिप्रोडक्शन के प्रकार की। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन जो आपका होता है वो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 बताया। रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं भाई अलैंगिक जनन। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है लैंगिक जनन। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, इसमें डिफरेंट क्या होता है ना। तो देखिए जो आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें एक पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें केवल एक पेरेंट्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे मैम आप क्या बताना चाहती हैं, एक पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स, नोट कर लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो होता है बच्चों, यहाँ पे एक पेरेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आया कि मैम यहाँ पे एक पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स का क्या मतलब है, मतलब ये बच्चों कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कोई भी गैमेट फ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, केवल इसमें फीमेल होता है, इसमें मेल की जरूरत नहीं होती। उसके बाद भी ये क्या करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होती है, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल गैमेट दोनों काम करते हैं, उनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लो। देखिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक है, उसमें गैमेट फ्यूजन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, गैमेट फ्यूजन को क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, तो जो युग्मक होता है वो इसमें नहीं होता, किसमें, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक नहीं होता है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, युग्मक नहीं होता है। इंग्लिश में बात करें तो गैमेट, ठीक है, ठीक है, इसमें इंग्लिश में बात करें तो इसको बच्चों गैमेट बोलते हैं, गैमेट फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पे भाई गैमेट फ्यूजन होता है, यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है। अब देखिए यहाँ पे भाई गैमेट फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे युग्मक जो होता है, यहाँ पे युग्मक होता है और यहाँ पे युग्मक नहीं होता है। लेकिन बच्चों इसमें क्या अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है, ये तो समझ में आ गया कि इसमें 1 पेरेंट्स होते हैं, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ये भी फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेन डिफरेंट क्या है इसमें, है ना, तो इसमें डिफरेंट ये है बच्चों कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही केवल क्या करता है, एक ही मतलब युग्मक से रिप्रोडक्शन कर लेता है, एक ही युग्मक से रिप्रोडक्शन कर लेता है, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को ले लो, जैसे हमने बात की अर्थवर्म की, ठीक है, अर्थवर्म क्या होता है, देखिए अर्थवर्म क्या होता है, ये जो होता है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों नहीं होते, इसमें केवल मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट होता है। तो लेकिन ये जब रिप्रोडक्शन करता है ना, ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो यहाँ पे ये क्या करता है कि गैमेट फ्यूजन को, मतलब गैमेट को ये एक्सचेंज कर लेता है, मतलब एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म के गैमेट को क्या करता है, चेंज कर लेता है। देखो किया तो इसने भी 2, है ना, 2 पेरेंट्स की इसको भी आवश्यकता हुई, बट इसने मादा को, मतलब कि इसने नर युग्मक की सहायता नहीं ली, मतलब बच्चों कि इसने क्या किया, एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म के गैमेट को चेंज कर लिया, ठीक है। बात समझ में हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आप जब तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम क्लियर नहीं समझ में आ जाएगा तब तक आपको असेक्सुअल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा हम डीप में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा समझो, देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसे अलैंगिकरण कहते हैं, इसमें एक पेरेंट्स होते हैं, इसमें नर और मादा युग्मक दोनों नहीं होते हैं, केवल फीमेल होता है, मतलब कि केवल मादा युग्मक होते हैं और नर युग्मक इसमें नहीं होते हैं, इसमें जो गैमेट फ्यूजन होती है इसमें नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ जगह गैमेट फ्यूजन की होता है अपवाद में, बट केवल एक गैमेट फ्यूजन होता है ना, केवल मतलब एक गैमेट होता है, 2 गैमेट फ्यूजन कभी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, ठीक है, ध्यान ये देना है कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं का मतलब ये बच्चों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने जो ऑफस्प्रिंग होंगे, मतलब जो जिन बच्चों को आपने जन्म दिया होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो उसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं होंगी, जैसे आपके पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हमने ये एक ऑर्गेनाइज बनाया, जैसे हमने ये अमीबा बनाया, ठीक है। तो जब बच्चों ये क्या करता है, जब ये डिवीजन करता है और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, तो सेम ऐसे ही ये रहते हैं, ठीक है, सेम ही ऐसे ही रहते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी विभिन्नताएं नहीं होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं होती है। फिलहाल अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं नहीं होती, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब भैया एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, ठीक है, क्लोन बनते हैं। क्लोन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ले लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन, ठीक है, क्लोन बनते हैं। अब ये क्लोन के नीचे नहीं दिख रहा है भाई, सॉरी, चलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। परेशान मत होइए, आपको हम एक एक डेफिनेशन लिखवाएंगे
और डिफिनेशन के साथ साथ हम पूरे नोट्स भी बनवाएंगे यहीं पे, ठीक है। कोई अलग से मैं नोट्स देने की बात तो नहीं, वो तो अलग से दिया जाएगा, सो दिया जाएगा आपको बाद में, बट यहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट लिखवाएंगे। जितना हमने आपको भी बताया है वो सारे एक एक पॉइंट को हम लिखवाएंगे। पहले आप समझ लो, जब आप समझ लोगे तो नोट्स बनाने में मजा आएगा, है ना। तो अभी आप समझ लो केवल, ठीक है। तो हमने क्या बताया बच्चों, हमने बताया कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, क्लोन बनते हैं। उसमें क्या होते हैं बच्चों, उसमें आपका क्लोन बनते हैं। अब बात करोगे कि मैम ये क्लोन क्या होता है ना, ये क्लोन क्या होता है। तो अगर क्लोन की बात करें बच्चों, तो क्लोन क्या होता है, क्लोन वो होता है जिसमें मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों होते हैं, मतलब कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जिसमें समान होते हैं उसी को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए इसमें क्या होता है भाई, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, है ना, ठीक है। मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये दोनों समान होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अब बात करते हैं कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होती है। मार्फोलॉजिकली का मतलब होता है आकार की, इसको हिंदी में बोलते हैं आकारिकी, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक की, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आकार की और अनुवांशिकी। आकार की मतलब कि जीन, है ना। तो जो इसका मतलब कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनकी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होती है, समान होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्लोन कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन क्या होते हैं, बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि सारे स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन मतलब कि फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलकर ठीक है, जो मतलब कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं वो इसमें नहीं होता। इसी को हम निषेचन, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जब गैमेट का ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, है ना। तो जो जिसे निषेचन कहते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों नहीं होते हैं। असेक्सुअल में केवल क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। हमने आपको क्या क्या बताया, आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आपको बताया रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि इसमें युग्मक गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है, मतलब इसमें गैमेट फ्यूजन होता है। गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। तो इसमें गैमेट फ्यूजन होता है, सॉरी नहीं होता, लिख लीजिए यहाँ पे, गैमेट फ्यूजन इसमें क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन कभी अपवाद में अगर होता है तो केवल एक गैमेट फ्यूजन होता है, 2 गैमेट फ्यूजन कभी भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लोन होते हैं। क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इनकी क्या होती है, समान होती है। तो मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली जो समान, जिसमें समान होती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि निषेचन की प्रक्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है ना, निषेचन की प्रक्रिया इसमें क्या होती है बच्चों, होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप के सारे स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जरूर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में उन्हें जरूर बताइए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।